बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि ईरान ने इसराइल की गर्दन के ऊपर मिसाइल मारा है तो उसका क्या मतलब है, और इसराइल का मीडिया इतना रोना चीखना पीटना क्यों कर रहा है, और ईरान क्या दावा कर रहा है और इसको आगे क्यों बढ़ाएगा। और यूएई ने एक बड़ा गैर मामूली किस्म का ईरान से मुतालिबा किया है, यानी जिसको कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका क्या मतलब है? फिर सबसे अहम खबर आज की पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में 4 मुल्कों के वज़राए खारजा जो 1.25 घंटे तक बैठे रहे हैं, उन्होंने बिलाखिर फैसला क्या किया है, एलामिया क्या जारी किया गया है, ये सबसे अहम है। और एक और सियासी खबर पाकिस्तान की है, इमरान खान से मुतल्लिक। तो आपको अंदाजा है कि उनकी आंख से मुतल्लिक बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली थी, लेकिन इमरान खान की आंख को लेकर फिर कुछ ऐसा इलाज मुआवजा उनका हो नहीं पाया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस बारे में इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशा बीबी, उनके हवाले से भी उनकी कुछ आंख के बारे में खबर आई है गैर मामूली किस्म की, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस जंग से मुतल्लिका चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ईरान की जो मुख्तलिफ साइट्स हैं जिसके अंदर उनकी खासकर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको हिट किया गया, ईरान का जो वाटर कॉम्प्लेक्स है उसको हिट किया गया, और वो बार बार ये कह रहे थे कि देखिए जनाब, ये इस तरह ना करें, हम अपनी हिट लिस्ट को इंप्रूव करेंगे, अपडेट करेंगे, आपको मसला हो जाएगा। और वो मसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? नंबर 1, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जी ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में इसराइली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। तो साथ ही उनका कान न्यूज और चैनल 12 और टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो सबके साथ उसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब कहां पे हमले हुए हैं? 2 जगहों के ऊपर हमले हुए हैं, किसी एक जगह के ऊपर नहीं है। नंबर 1 अगर आगाज कर लेते हैं जरा अल जजीरा से। अल जजीरा लिखता है कि इसराइली केमिकल फैक्ट्री अटैक्ड बाय ईरानियन मिसाइल्स। A chemical plant in southern Israel has been hit by Iranian missile, with authorities warning residents nearby to remain indoors because of fear over a hazardous leak. अब उनके कहने का मतलब ये हुआ कि अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोगों को कहा जा रहा है कि इवन आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वजह ये है कि वहां पर आग लगी हुई है। आग के शोले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ये डर पैदा हो गया है कि जनाब वहां पर कोई इस किस्म का खौफनाक किस्म का मटेरियल लीक ना हो रहा हो जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। अब ये जो बताया गया है कि द न्यूयॉर्क हवोफ इंडस्ट्रियल जोन दैट वाज अटैक्ड इज 9 किलोमीटर साउथ ऑफ द सिटी ऑफ बीरशीबा। यानी ये पहला हमला है जो बीरशीबा सिटी से दूर, ये एक जो न्यूयॉर्क हवोफ नामी बताया गया है कि मकाम है जहां पर ये हमला किया गया। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये कोई अडामा एक ग्रुप है और उनका बताया गया है कि मस्किटिशन नामी को प्लांट है, दूर दराज का इलाका है, उसको नंबर 1 उन्होंने हिट किया है। और इतलात के मुताबिक जो बताया गया जी एक शख्स जख्मी हुआ है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात उसको हिट किया जाना, उसमें से जो सख्त मवाद है वो निकलना बहुत खौफनाक है। और इसराइल का अपना मीडिया जो है वो भी इस बारे में कह रहा है कि सूरत हाल थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, नंबर 2, उससे हटकर जो अल जजीरा है वही रिपोर्ट कर रहा है कि डैमेज रिपोर्टेड इन हाइफा बे फ्रॉम मिसाइल डेब्रिज। तो इसका मतलब है कि हाइफा के अंदर भी बताया गया है कि वहां पर भी जनाब अली इस वक्त जो आग के शोले हैं वो बुलंद होते हुए देखे गए हैं और वहां पर भी डैमेज रिपोर्ट हुआ है। और अब ये हो गई जो एक चीज अडामा वाली है, और अडामा को वो इस बारे में मान रहे हैं कि वहां पर हुआ है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ईरानियन मिसाइल कॉज ब्लेज इन बीरशीबा एरिया इंडस्ट्रियल जोन। जो अब उससे हटकर एक चीज जो और बताई जा रही है कि ये दूसरी सतह के ऊपर भी बीरशेबा के अंदर उन्होंने हमला किया है। और टाइम्स ऑफ इसराइल इस बात को मानता है कि मेडिक्स एंड रेस्क्यू फोर्सेस आर रिस्पॉन्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ एन इम्पैक्ट इन बीरशेबा फॉलोइंग ईरान लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल सैल्वो। तो ये उनसे हटके है जहां पर वो हमला करने में कामयाब हुए हैं, और ये उनका दूसरा आज के दिन का हमला है जो उन्होंने किया है। तो आप इसको यूं कहिए कि अब वो एक जगह के ऊपर रुक नहीं रहे। लेकिन अब मिसाल के तौर के ऊपर खुद ईरान का मीडिया क्या बताता है? ईरान का मीडिया कह रहा है कि एक जगह के ऊपर नहीं, हमने 8 जगह के ऊपर हिट किया है। तेहरान टाइम्स कहता है कि 8 लोकेशंस ऑफ अटैक्स इन बीरशेबा। तो 8 जगहों के ऊपर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वो दोनों जगहों का अलग अलग बता रहे हैं। वो बीरशेबा को बीरशेबा लिखते हैं। अ डायरेक्ट हिट इन साउथ ऑफ द नेगेव डेजर्ट
डेजर्ट कह दिया, and Beersheba. The attack targeted the southern solar power generation stations in the Negev. यानी अब इसको हम यूज समझिए कि नगेव के अंदर उन्होंने इनके सोलर के जो प्लांट्स की जनरेशन का प्लांट था उसको हिट किया है, और बेरशिबा के अंदर जो केमिकल प्लांट है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, और अगर आप देखें तो इसके साथ ये वार्निंग जो जारी की गई है ये जो इनका होम फ्रंट कमांड है उसकी तरफ से है, और लोगों को कहा गया है कि आप ना निकले। दूसरी तरफ आग के शोलों को आप I-24 न्यूज जो इंग्लिश इनका इसराइल का मीडिया है वो ये बता रहा है कि आप देखिए देयर इज नो फियर ऑफ हजार्डस मटेरियल लीक फ्रॉम द मिसाइल इंपैक्ट इन द न्योर्थ हवोफ इंडस्ट्रियल जोन। ये बेरशिबा वाला जो बताया जा रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि इस किस्म की जो आग या इस किस्म के कोई जो मवाद है उसका इखराज हो। देखिए वो आपको अस्फहान में बाकी जगहों के ऊपर जब उनका इम्पैक्ट होता है तो वो यही कहते हैं कि ये लोगों की सेफ्टी के साथ आप खेल रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डालते हैं, लेकिन तब चूंकि आपके ऊपर वो सवार होता है तो आप उस चीज को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, और आपका ख्याल है कि हम उस हवाले से होगा। अच्छा, सिर्फ इसराइल नहीं है बल्कि यूएई जो कहता है कि इतवार के रोज उसने 16 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन हमले जो हैं वो रोके हैं। ये आज के दिन की उनकी ये कारकर्दगी है, नंबर 1। नंबर 2, जॉर्डन। तो ईरान सेज इट अटैक्ड एयर बेस हाउसिंग यूएस फोर्सेस इन जॉर्डन। तो वो कहते हैं कि वहां पर उन्होंने मुवाफिक साल्टी एयरबेस इन अजराक उसको हमने हमला किया है, और उनके मुताबिक ये की ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है, और उसको हिट करने का मकसद सिर्फ ये था कि वहां पर जो अमेरिका की फौज है वो रुकी हुई है, तो इसलिए हमने उसको हिट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन मुल्कों को हटकर भी अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज है, आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि ईरान जो सख्त मुतासरा है, ईरान ये डिमांड करता है कि ना सिर्फ जंग रोकी जाए, मुस्तकिल तौर पे रोकी जाए, बल्कि उसके साथ मुझे हरजाना भी अदा किया जाए जो मेरा नुकसान किया गया। अच्छा, आपने एक जुमला सुना होगा, एक मुहावरा सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल का मतलब सिक्योरिटी वाले होते हैं या जो वहां पर उसके जिम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं कि चोर जो है उसको ही डांट रहा है कि तुम कसूरवार हो। अब अंदाजा कीजिए कि इनकी बुनियाद के ऊपर सवाल है कि भाई आपके अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एनी पॉलिटिकल सोल्यूशन एड्रेसिंग ईरानियन अटैक्स ऑन गल्फ स्टेट शुड इंक्लूड ईरानियन ऑपरेशंस फॉर टारगेटिंग वाइटल फैसिलिटीज एज वेल एज सिविलियन, अनवर करकाश द डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट सेड। वो कहते हैं कि यूएई कहता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, तो जनाब हमारे ऊपर जो हमला हुआ है ना, तो हमें उस चीज का मुआवजा भी अदा किया जाए। बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल यह है कि आप लोगों के घरों के अंदर ये फौजी अड्डे क्यों हैं? और फिर ईरान बड़ा वाज़ेह तौर पे इल्जाम लगाता है कि ये फौजी अड्डे इस्तेमाल हुए हैं और ये फौजी अड्डे इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला किया गया। या तो आप डिनाई करें कि ईरान झूठ बोलता है, उस पर हमला नहीं हुआ, तो फिर इस बात को मान लिया जाएगा और ईरान से कहा जाएगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जवाब है। अब आते हैं पाकिस्तान वाली मीटिंग, बड़ी आज इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर आज 4 मुल्क बैठे, पाकिस्तान खुद शामिल था, उसमें सऊदी अरब शामिल था, उसमें इजिप्ट शामिल था, उसमें टर्की शामिल था। और इससे पहले इनकी आखिरी मुलाकात रियाज के अंदर हुई थी और उसमें 90 या 100 मिनट के करीब मुलाकात है। तो आप कहिए 1.25 घंटे तक ये पाकिस्तान की वजारत खारजा के अंदर मुलाकात होती रही है और उसमें ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ईरान वाला ही डिस्कस हुआ है। अब इस बारे में जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो एलामिया जारी किया था, बताया कि जी चारों ममालिक के वज़ीर खारजा खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी मफादात के मामलात पर मुशावरत करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलामिया क्या आता है, क्या उस एलामिया के अंदर अमेरिका से डिमांड होती है, क्या उस एलामिया के अंदर ईरान से डिमांड होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एलामिया आज की टोन सेट करेगा। देखिए आज इससे हटकर जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं वो शहबाज शरीफ से भी मिले हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो फैसल बिन फरहान जब शहबाज शरीफ से मिले तो वहां पर जो मुलाकात के बाद पैगाम पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के दफ्तर से जारी किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका जी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ने मौजूदा बहरान के दौरान सऊदी अरब की जानिब से इख्तियार करदा गैर मामूली तहम्मुल को सराहा और यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। देखिए पाकिस्तान का चूंकि पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि जो सऊदी अरब है उसके साथ उसको एक तो पाकिस्तान इस चीज के हक में नहीं है और फिर इंटरनेशनल मीडिया ये कह चुका है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इवन टर्की पहले दिन से कोशिश कर रहा है कि वो सऊदी अरब को इस चीज के ऊपर मनाए कि वो इस जंग के अंदर ना कूदे। देखिए हम सब का मफाद भी ये है कि अरब मुल्क और जो ईरान है वो आपस में ना उलझे। और मैं बार बार कहता हूं कि ये ड्रीम सिनेरियो है इसराइल का
کہ یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں الجھ پڑیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے بنے. اچھا ایک چیز اور ہے, یہ جب آج پاکستان ان 4 ممالک سے مل رہا تھا تو ایسا نہیں کہ پاکستان کوئی ایران کے خلاف چیز کر رہا ہے, اور پاکستان افورڈ نہیں کرتا, سچی بات تو یہ ہے. اس بارے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج اس بارے میں باضابطہ ایران سے رابطہ کیا, اور جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے آج ایران کے فارن منسٹر کو اس بات چیت کے آغاز سے پہلے اعتماد میں لیا. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی باضابطہ طور کے اوپر کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے جو صدر ہیں ان کو فون کر کے کوئی 1.5 گھنٹے کے حوالے سے ان کو باقاعدہ اعتماد میں لیا تھا تاکہ یہ ساری صورتحال ہو. اور جہاں تک ایران کی خود بات ہے تو ایران اب باقاعدہ ان کا مذاق اڑاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور وہ پھر تیار بھی ہے. اب ذرا دیکھیے گا کہ ان کا جو وہ جہاز تباہ ہوا جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا, تو باقر غالباف جو ان کے سپیکر ہیں انہوں نے اس جہاز کی وال اسٹریٹ جرنل کی خبر شیئر کر کے اوپر لکھا سسٹین اونلی مائنر ڈیمیج. چونکہ جو سینٹ کام ہے وہ کہتا ہے جی کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا, وہ تباہ جہاز کی تصویر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل تھوڑا سا معمولی سا نقصان ہوا ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ ایرانیوں نے ان کی چھیڑ بنا لی ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لڑ نہیں سکتے. اور پھر ایک اور چیز آج بڑی اہم تھی, ایران کسی ڈر خوف کا شکار نہیں ہے. اب ان کا ابراہم لنکن جس کے متعلق امریکہ کے صدر خود کہہ چکے ہیں کہ جناب دیکھیے اس کے اوپر 100 سے زائد ایران نے میزائل فائر کیے, لیکن ہم اس بارے میں ان کے میزائلوں کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا. آج کیا ہوا جو ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے, ایران threatens to target USS ابراہم لنکن کیریئر if it moves within firing range. ان کے مطابق ہم اس کو آج بھی ہٹ کریں گے اگر ہماری وہ فائرنگ رینج کے اندر آئے گا. تو کسی کے وہم و گمان کے اندر یہ نہیں رہنا چاہیے کہ چونکہ وہ فائرنگ رینج سے باہر نکلا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو ایران کی جو پوزیشن ہے وہ اس بارے میں بہت ہی کلیئر نظر آ رہی ہے, اور وہ اس جنگ کو حوالے سے. اور پھر جہاں تک بات ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے, تو آج ان کی فوج نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول کے اندر ہے. اور آج ہم نے یہ دیکھا 2 Indian bound LPG tankers safely transit Strait of Hormuz. 2 India bound LPG tankers carrying about 94,000 metric tons of cooking gas have safely transited the Strait of Hormuz and are heading towards India, the government has said. تو اب اس بارے میں چونکہ انہوں نے ممبئی پہنچنا ہے تو اب اس حوالے سے جو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے, ایران پہلے دن سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اسٹیٹ آف ہرمز بند نہیں ہے, اسٹیٹ آف ہرمز ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. کون گزرے گا اس کا فیصلہ ہم کریں گے, اور ہمارے دشمن کے جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتے. اور آج بھی انہوں نے اس چیز کا یقین دلایا ہے کہ کھلی بھی ہوئی ہے, جہاز گزر بھی رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر یہ کہا جائے کہ جہاز ہمارے دشمنوں کے گزریں گے. اب یہ تو ہو گیا جو ایران سے متعلقہ جنگ سے متعلق اب تک کی اپڈیٹس ہیں رات 9 بجے تک کی, تاکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کب تک کی ہیں. اس کے بعد جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا, پھر ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا, 3 بار ان کا علاج معالجہ ہوا. گو کہ ان کی فیملی ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہیں, ہماری موجودگی کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کو بھی آنکھ کا مسئلہ بن گیا ہے, اور ان کی بتایا گیا ہے کہ آنکھ میں جو بینائی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. اور پمز اسپتال کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ان کو چیک کیا ہے, اور جو بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں معلوم پڑا ہے کہ گزشتہ روز یہ جو رپورٹ دی گئی ہے یہ 28/3 تاریخ کی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے, اور اس بارے میں جو سینٹرل جیل کے میڈیکل آفیسر ہیں انہوں نے اس بارے میں مکمل ڈیٹیلز دی ہیں, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب دیکھیے بشرا بی بی جو ہیں وہ ایگزامنڈ بائی پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان HOD آئی ڈپارٹمنٹ پمز اسپتال ہاسپٹل اسلام آباد آن 28/3/2026. تو اب اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عارف جو ہیں انہوں نے ان کی اہلیہ کا چیک اپ کیا ہے, اور یہ جیل کے اندر ہی چیک اپ ہوا ہے, اور رپورٹ کے مطابق ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کی دائیں آنکھ میں ان کا جو وین ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو اس سے پہلے عمران خان کو لے کر پارٹی احتجاج کرتی رہی, کچھ بات نہیں بنی. تو اب بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ ہے یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پی ٹی آئی نے بہت احتجاج کیا, اس کے باوجود عمران خان کا علاج معالجہ باہر نہیں کروایا گیا. اب اگر بشرا بی بی ہے تو وہ ویسے ہی خاتون ہے, لیکن پاکستان میں یہ جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے
میرا نہیں خیال کہ کسی کو شرم آئے گی اور وہ کہے گا کہ خاتون کی بنیاد کے اوپر ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ ہونا چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.